मोदी 2.0 के पहले मंत्रिमंडल विस्तार का विश्लेषण आप देख रहे हैं आज तक पर। नए बनाए गए लगभग सभी मंत्रियों के सामने चुनौतियां स्पष्ट हैं और उन्हें कम समय के भीतर न सिर्फ उन चुनौतियों से निपटना है बल्कि सरकार की छवि को नए सिरे से मजबूत करना है। गृह मंत्री अमित शाह को एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट सहकारिता के लिए चुना है। सहकार से समृद्धि प्रधानमंत्री मोदी का नया नारा भी है और नया सपना भी। जब मंत्रिमंडल में नया विस्तार किया तो उससे ठीक एक दिन पहले सहकारिता मंत्रालय गठित कर दिया। मंत्रिमंडल की घोषणा हुई तो नए मंत्रालय की जिम्मेदारी अमित शाह के पास आई। सहकारिता मंत्रालय का गठन एक तरह से उस घोषणा का विस्तार था जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान की थी। For cooperatives, I propose to set up a separate administrative structure for them. मोदी सरकार को सहकारिता मंत्रालय की जरूरत क्यों पड़ी, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि सामने उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब जैसे राज्यों के चुनाव हैं, जहां कृषि हमेशा ही बड़ा मुद्दा रहता है। दूसरी तरफ किसान आंदोलन अब भी मोदी सरकार का सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है। गुजरात में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते मोदी शाह की जोड़ी ने सहकारिता के दम पर विकास का मॉडल खड़ा किया था। अमित शाह खुद एक समय में कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रह चुके हैं। उनके पास सहकारिता क्षेत्र की समस्याओं, चुनौतियों और समाधान का विशाल जमीनी अनुभव रहा है। आज देश की राजनीति में सहकारिता के अनुभव की जरूरत फिर से महसूस होने लगी है, तो फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सबसे बड़े और अनुभवी खिलाड़ी को मैदान में उतारा है। Cooperatives with its huge membership, a large number, and the potential is very large. So it can play a very important role in the economic development of the country. And I believe the formation of the ministry will give us a big impetus. सहकारी संस्थाओं का प्रभाव गांव-गांव और व्यक्ति-व्यक्ति तक होता है। इसमें खेती, बैंकिंग, डेयरी फार्मिंग, चीनी मिल संचालन आदि के लिए जनता के बीच से लोग संगठन बनाते हैं और साझा लक्ष्य के लिए काम करते हैं। ग्रामीण स्तर पर कई सहकारी बैंक बनाए गए हैं जो किसानों के हित के लिए काम करते हैं। सहकारी संगठनों से जुड़े लोगों की बहुत पुरानी मांग थी कि उनकी समस्याओं और विकास के लिए सहकारी मंत्रालय होना चाहिए। अगर सही मायनों में देखा जाए तो अमित शाह के सामने सहकारिता मंत्री के तौर पर यह चुनौती है कि उन्हें लोक आधारित एक ऐसा आंदोलन खड़ा करना है जो गांव, गरीबों और किसानों के आर्थिक विकास का नया जरिया बन सके। हालांकि ये रास्ता इतना आसान नहीं होगा। विपक्ष की त्योरियां चढ़ने लगी हैं। हमें एक ही चीज समझ में आ रही है, अपने देश के पब्लिक सेक्टर के बैंकों को तो लूट लिया, कई हजारों करोड़ों अरबों रुपए लूट कर लोग भाग गए देश छोड़ के। अब बाकी बचा है लूटने के लिए सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक। अब उसको निशाना बना रहे हैं। ये हम समझते हैं कि देश के लोगों की जिंदगी भर की बचत जो है उसके ऊपर एक बहुत ही तीव्र हमला है। ये दोनों कारणों से हम उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे जो उद्देश्य है उनका वो समझ में आ रहा है स्पष्ट रूप से उन्हीं के कारनामों के चलते हुए। गुजरात के अलावा महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में सरकारों को बनाने, बिगाड़ने या उनकी छवि पर सहकारी समितियां बहुत बड़ा असर डालती हैं। गुजरात में जैसे जैसे मोदी शाह का प्रभाव बढ़ा था, वैसे वैसे कांग्रेस का सहकारी समितियों पर असर खत्म होता चला गया था। महाराष्ट्र की सहकारी समितियों पर शरद पवार का दबदबा है। इस नए मंत्रालय आने के बाद क्या राज्यों में राजनीतिक तौर पर भी प्रभाव दिखेगा? अमित शाह अगर सहकारिता मंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम को पूरा कर ले गए तो इसका सीधा असर गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों पर पड़ सकता है। वैसे चुनावी रणनीति के और भी कई निशाने हैं जो नए मंत्रिमंडल विस्तार में साधने की कोशिश की गई है। हर वर्ग की नाराजगी और समर्थन के बीच संतुलन की कोशिश भी नजर आती है।
मंत्रिमंडल फेरबदल में नीतियों की बात हो गई, योजनाओं की बात हो गई, लेकिन इन सब के केंद्र में चुनाव है। सबसे ज्यादा वरीयता उत्तर प्रदेश और गुजरात को मिली और जिस तरह मिली उसके गहरे अर्थ हैं। उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक 7 नए मंत्री बने और फॉर्मूला देखिए, 3 ओबीसी, 3 दलित, 1 ब्राह्मण। ये बीजेपी की रणनीति का स्पष्ट आईना हो सकता है, जिसमें गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश में 2017 में जो एक अम्ब्रेला बनाया था, जो एक बरगद बनाया था जातियों का भारतीय जनता पार्टी ने, जिसमें सवर्ण भी थे, जिसमें अति दलित भी थे, गैर जाटव दलित थे, गैर यादव पिछड़े थे, जिसमें जाट थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुर्जर थे, जो सभी जातियों का एक समूह बनाया था, वो समूह पिछले कुछ 2-3 साल से काफी उसमें बिखराव आ रहा था। उसको ठीक करने के लिए, उसको साधने के लिए ये इस तरह का मंत्रिमंडल गठित किया गया है, जिसमें हर जाति, हर क्षेत्र, हर समूह को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस नए विस्तार से जो संकेत दिए गए हैं वो भी स्पष्ट हैं। निष्ठावान साथियों का सम्मान, हर समाज का सम्मान, सरकार में हर जाति का नेतृत्व, जो कहती है वो करके दिखाने वाली पार्टी बनने का प्रयास। 2019 के आम चुनावों में प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने जनता से एक वादा किया था। प्रचंड बहुमत से आप लोगों ने कौशल किशोर को जीता है। आपने कौशल किशोर को सांसद बनाया। मैं इस बार कहने आया हूं, कौशल किशोर को सांसद बनाइए, बड़ा नेता बनाने का काम मैं करूंगा। एक बार सांसद बना। श्री कौशल किशोर। मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो कौशल किशोर को मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया। सियासत में इस तरह के वाक्यों की गूंज दूर तक और देर तक सुनाई देती है। मैं कौशल किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इसी तरह बदायूं के बीएल वर्मा को उनकी लंबी निष्ठाओं का पुरस्कार दिया गया। साथ ही उस लोध समाज के प्रति पार्टी का शुक्रिया भी, जो बीजेपी का कोर वोटर है। मैं बीएल वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये भी माना जा रहा है कि जल्द ही यूपी मंत्रिमंडल में भी फेरबदल किया जा सकता है। संतुलन साधने की बाकी कसर तब पूरी कर ली जाएगी। ये 2 नेता जिन्हें प्रमोट किया गया, ये जिस समाज से आते हैं, वो दरअसल गुजरात की राजनीति की धुरी। मैं मनसुख मांडविया। मैं परसोत्तम खोड़ाभाई रूपाला। दोनों पाटीदार समाज से आते हैं। पाटीदार में 2 वर्ग होते हैं, कड़वा पटेल और लेउआ पटेल। पुरुषोत्तम रूपाला कड़वा समाज से आते हैं और मनसुख लेउआ से। तीसरा जो सबसे बड़ा दांव है वो सहकारिता मंत्री अमित शाह खुद हैं। गुजरात की राजनीति में सहकारिता का बड़ा असर रहता है। गुजरात प्रधानमंत्री मोदी जी का गृह प्रदेश है, इसलिए वो चुनाव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितना उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण उतना ही गुजरात महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद गुजरात के चुनाव होंगे, तो गुजरात के चुनाव के नतीजों का भी असर पड़ेगा 2024 पर। तो इसलिए गुजरात को उन्होंने दुरुस्त किया है। इसके अलावा दर्शना जरदोश और देबू सिंह चौहान ओबीसी समाज से आते हैं, जबकि डॉक्टर महेंद्र मुंजपुरा कोली समाज से। मैं डॉक्टर मुंजपुरा महेंद्र भाई प्रेमलाबेन कालूभाई ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बीते कुछ सालों से गुजरात में अलग अलग जातियों के नेताओं का उदय हुआ और सत्ता में सहभागिता की उनकी मांग बढ़ी। बीजेपी ने मंत्रिमंडल का नया फेरबदल जब किया तो गुजरात के हिस्से में इसी हिसाब से नेतृत्व बांटा। महाराष्ट्र के आक्रामक नेता नारायण राणे को मंत्री बनाकर शिवसेना को एक खुला संदेश भेजा है। उत्तराखंड से ब्राह्मण नेता निशंक गए तो ब्राह्मण नेता अजय भट्ट को लिया। दिल्ली से हर्षवर्धन गए तो दिल्ली से ही मीनाक्षी लेखी को लिया। पहली बार त्रिपुरा को मंत्रिमंडल में जगह दी। चीन से सटे अरुणाचल प्रदेश के किरण रिजिजू को कानून बनाकर एक बहुत बड़ा संदेश दिया। ये सारी कवायद राजनीतिक संतुलन के साथ शासन व्यवस्था में सबकी भागीदारी का संकेत देने की कोशिश है।
रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि चुनावी राज्यों से अलग भविष्य की राजनीति के लिए क्या तैयारी है मोदी मंत्रिमंडल के इस फेरबदल में। आप देखते रहिए आज तक। मंत्रिमंडल का नया उलटफेर प्रधानमंत्री मोदी की एक खास रणनीति की ओर इशारा कर रहा है और यह रणनीति उन राज्यों के हिसाब से है जहां बीजेपी अभी भी संघर्ष की स्थिति में है, खास तौर पर पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल बीजेपी के मन की तीसरी, जहां अपना सब कुछ झोंक देने के बाद भी बीजेपी जीत दर्ज नहीं कर पाई। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में 4 मंत्रियों को पश्चिम बंगाल से शामिल करके ये संदेश और संकेत दे दिया है कि बीजेपी वहां लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है। मैं डॉक्टर सुभाष सरकार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल से बाबुल सुप्रियो और देबश्री चौधरी को मंत्रिमंडल से बाहर किया, लेकिन 4 नए लोगों को शामिल किया, जिनमें शांतनु ठाकुर मतुआ समाज के बड़े नेता हैं। निशीथ प्रमाणिक राजवंशी समाज से आते हैं, जिनका समर्थन बीजेपी को मिलता है। जॉन बराला कभी चाय बागान में मजदूरी किया करते थे। सुभाष सरकार डॉक्टर है। बिहार की राजनीति मोदी राजनीति के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रही है। नए फेरबदल से पहले यहां से कुल 6 मंत्री मोदी सरकार में थे। रविशंकर प्रसाद, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, आर.के. सिंह और लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान। रामविलास पासवान का निधन होने की वजह से उनकी जगह रिक्त थी। मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ तो रविशंकर प्रसाद को उसमें जगह नहीं मिली। अश्विनी चौबे का मंत्रालय बदला गया। गिरिराज सिंह का मंत्रालय भी बदला गया। लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से पशुपति पारस को मंत्री बनाया गया। नित्यानंद राय अपनी जगह बने रहे। आर.के. सिंह को प्रमोट किया गया। जेडीयू से आर.सी.पी. सिंह को मंत्रिमंडल में जगह मिली। बिहार के मंत्रिमंडल को जैसे लिया गया है, उससे भी ये संदेश और संकेत मिलता है कि वहां की लड़ाई अभी कई रंग बदल सकती है। पंजाब से कोई मंत्री नहीं बनाया। बीजेपी वहां अकेला चलो के मूड में है। पूर्व सहयोगी अकाली जब एनडीए से अलग हुआ तो एक मंत्री पद खाली हुआ था। सामाजिक, क्षेत्रीय और राजनीतिक समीकरणों के अनुसार मोदी टीम में नए 43 सिपह सालार चुने गए। किसका क्या असर पड़ेगा, ये धीरे धीरे समझ आएगा। तैयारी दूर की है, चुनाव पास है और समय कम। बीजेपी की नई रणनीति कितना असर दिखाएगी, ये तय करेगी जनता। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।